जय हिंद। सूर्य ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। तो देखिए, ऊष्मा के आधार पे रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार का होता है। एक होता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और दूसरा होता है ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। फिर से, एक होता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, दूसरा होता है ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे दो गो वर्ड निकल के आ रहा है, क्षेपी और शोषी। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड है क्षेपी और दूसरा वर्ड है शोषी। देखिए क्षेपी मतलब होता है निकलना, क्षेपी मतलब निकलना, क्षेपी मतलब निकलना या क्षेपी मतलब निकलना, याद रखिएगा। और शोषी मतलब होता है ग्रहण करना, शोषी मतलब ग्रहण करना, शोषण करना। क्या क्या होता है? ग्रहण करना या शोषण करना। तो देखिए इसके आगे है उष्मा, क्या लगल है? उष्मा लगल है। उसके बाद क्षेपी है, उसके बाद शोषी है। तो इसके इस तरह से परिभाषा होता है। देखिए है तो अभिक्रिया, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको होने से उष्मा का निकलता है, उष्मा निकलता है, उष्मा निकलता है, तो वो हो जाता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको होने से उष्मा का ग्रहण होता है, मतलब उष्मा का शोषण, मतलब उष्मा की जरूरत होता है। जिसको होने में अगर उष्मा गर्मी, मतलब कि जिसको आग कह सकते हैं, आग का ग्रहण हो, मतलब आग का जरूरत पड़े, तो होता है ऊष्माशोषी। और जिसको होने में आग का जरूरत ना पड़े, उसी में से आग निकले, उसी में से मतलब उष्मा निकले, तो क्या होता है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अब चलते हैं इसके परिभाषा की ओर हम लोग। अब हम लोग ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के परिभाषा की ओर चलेंगे। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा प्राप्त होता है। क्या है? जिसमें अभिक्रिया के दौरान हमें क्या प्राप्त होता है? उष्मा प्राप्त होता है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिएगा, CH4O2, इसने अभिक्रिया किया तो बना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर H2O जल, इसके साथ क्या बना? हीट मीन्स क्या होता है? उष्मा होता है। हीट मीन्स होता है उष्मा, तो उष्मा निकल रहा है। तो देखिए ये दोनों अभिक्रिया कर रहा है, तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड H2O बन रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्या बन रहा है? निकल रहा है हीट निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है? ये हो जाता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जैसे आप लोग देखे होंगे, घर पे हम लोग लाते हैं चूना पत्थर, जो बाजार से चूना लाते हैं घर के पुताई के लिए, तो उसको जैसे हम पानी में डालते हैं तो खोलने लगता है। तो वहाँ भी कौन अभिक्रिया हो रहा है? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो रहा है, उसमें से क्या? उष्मा निकलने लगता है। तो वहाँ भी कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। याद रखिएगा, श्वसन कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। कैसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है? जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग ऊर्जा मिलती है। हम लोग की क्या मिलती है? ऊर्जा। कैसे मिलती है? देखिए जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस के रूप में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। शरीर के अंदर जो भी छोटे छोटे कोशिकाएं होती है, तो वो लोग क्या करता है? कोशिका सब मिलके जो अंदर का जो मतलब कि हम लोग जो खाते हैं उसको विघटन करके, चाहे तो उसको मतलब अभिक्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करता है। और ग्लूकोज के साथ साथ हम लोग को शरीर में ऊर्जा भी देती है। और जब कभी देखिएगा, जब सांस छोड़िएगा, नाक के पास ऐसे ले जाइएगा, छोड़िएगा, तो थोड़ा सा गर्म महसूस होता है, तब लगता है कि भाप निकल रहा है। तो वह क्या उष्मा निकलता है, तो भी क्या हो रहा है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। उसके साथ साथ देखिए सरे गले घास फूस या पेड़ों के पत्तों का विघटन होकर कंपोस्ट का बनना भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। आप लोग के एग्जाम में आ सकता है कि श्वसन कैसे अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। सरे गले घास फूस या पेड़ के पत्तों के विघटन होना कौन सा अभिक्रिया? तो क्या होता है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं ऊष्माशोषीय अभिक्रिया के, लेकिन उससे पहले वो क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बोलेगा श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। कैसे?
क्वेश्चन क्या रहेगा, श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कैसे है, तो हम लोग क्या उसको उत्तर देंगे, श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है, लिखना है कि श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। इसमें शरीर के अंदर कोशिकाओं जो हम लोग खाते हैं उसको विघटन करके, चाहे तो बोल सकते रासायनिक अभिक्रिया करके ग्लूकोज के साथ साथ ऊष्मा का निर्माण करती है। तो इस ऊष्मा का निर्माण करते हैं, इसलिए यह क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो आई होप ये ऊष्माक्षेपीय आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं ऊष्माशोषी की ओर। देखिए अब हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया की ओर चलते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको होने में, उसमें क्या था, ये होने के बाद इसमें होने में, इसमें मतलब प्लाइन हो जाता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको होने में ऊष्मा की क्या होता है, आवश्यकता होती है। ऊष्मा क्या होता है, आवश्यकता मतलब ऊष्मा की जरूरत होती है। तो ये क्या कहलाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए जैसे में हम बता देते हैं, जैसे हम कोई चीज़ को जलाना है, मान लीजिए कि हम मैग्नीशियम को रिबन ले लिए हैं, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना है तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन जब तक जलाएंगे, मतलब जब तक जलाएंगे, इसको कैसे जलाएंगे, जलाने के लिए इसमें कुछ नीचे से आग लगाना होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, मतलब जलाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए हमको इसको क्या करना पड़ता है, जलाना पड़ता है, अर्थात इसको में हम ऊष्मा देना पड़ता है, बाहर से ऊष्मा देना पड़ता है। तो जब हम इसमें बाहर से ऊष्मा दे रहे हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहा जाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 का क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO और O2 ऑक्सीजन बनता है। जब तक हम CaCO3 को गर्म नहीं करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और O2 बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये यानी इस मतलब CaCO3 से हमको CaO और O2 बनाने में उसको क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। और गर्म कैसे करेंगे, बाहर से हम ऊष्मा देंगे तब ना गर्म होगा। तो इस तरह की अभिक्रिया क्या कहा जाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए अब हम लोग ऊष्माक्षेपी पढ़नी है, ऊष्माशोषी पढ़नी है। अब थोड़ा सा एक और पढ़ना है, अपक्षेपण अभिक्रिया। अपक्षेपण अभिक्रिया चलिए देखते हैं, इसके बाद हम लोग अपक्षेपण अभिक्रिया की ओर चलते हैं। अब हम लोग अपक्षेपण अभिक्रिया की ओर चलेंगे। देखिए अपक्षेपण अभिक्रिया क्या है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको होने के बाद मतलब उत्पाद के रूप में अपक्षेप बनता है, वो क्या कहलाता है, अपक्षेपण अभिक्रिया। देखिए अब सोचने में आता होगा कि अपक्षेप क्या है, तो अपक्षेप को हम देहाती भाषा में गाद कहते हैं। गाद आप जानते हैं, गाद नहीं जानते हो। जैसे देखिए आप मट्टी और पानी की घोड़िए पूरा बढ़िया से मिला दीजिए, फिर छोड़ दीजिए। कुछ देर के बाद देखिएगा कि मट्टी मतलब बोतल के चाहे तो जिसमें घोड़िएगा उसके नीचे बैठ जाता है। तो जो नीचे जाकर बैठ जाता है, जो मट्टी नीचे चले, तो उसी को गाद कहते हैं, उसी को अपक्षेप कहते हैं। अब कभी देखे होंगे, गाद समझ में आया होगा। इसे क्या बोलते हैं, अपक्षेपण अभिक्रिया। इसी को अपक्षेप बोलते हैं। अपक्षेप मतलब नीचे जो ताली में बैठ जाता है उसको क्या बोला जाता है, अपक्षेप। और देखिए क्या है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में क्या बनता है, अपक्षेप का निर्माण होता है, क्या कहलाता है, अपक्षेपण अभिक्रिया। देखिए पिछले किसी वीडियो में हम बताए होंगे कि जब गैस बने तो उसको बगल में इस तरफ से तीर का निशान दे दिया जाता है। इससे क्या होता है कि गैस ऊपर की ओर जाता है, तो यहाँ पर पता चलेगा कि वो गैस है। जब गैस के बाद जब बनता है अपक्षेप बनता है, यानी गाद बनता है, तो क्या बनता है, नीचे की ओर, क्योंकि गाद नीचे बैठ जाता है, अपक्षेप नीचे बैठ जाता है, तो इसमें क्या देते हैं, नीचे की ओर। बताए हैं कि जब ठोस रहे तो उसके बगल में S लगा दिया जाता है, गैस रहे तो G लगा दिया जाता है, और द्रव रहे तो L लगा दिया, लिक्विड लगा दिया जाता है। तो इसी तरह देखिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल को देखते हैं कि जब सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड को डालते हैं, किसको डालते हैं, बेरियम क्लोराइड को, तो बेरियम सल्फेट का अपक्षेप बनता है। अपक्षेप मतलब नीचे बैठ जाता है, नीचे क्या हो जाता है, बैठ जाता है, अपक्षेप बनता है, क्या होता है। तो इस तरह से अभिक्रिया क्या कहा जाता है, अपक्षेपण अभिक्रिया। जैसे देखिए सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4 के विलयन में क्या डाला जाता है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम के Ba, क्लोराइड के Cl2, मतलब बेरियम क्लोराइड का क्या होता है, BaCl2। उसके बाद क्या बनता है, बेरियम सल्फेट, BaSO4, बेरियम सल्फेट BaSO4। अब देखिए BaSO4 का अपक्षेप बनता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी अपक्षेप रहे तो का बगल में से नीचे हो जाता है, तो देखिए नीचे दे दिए हैं।
अब शेप बन गया, नीचे दे दिए, उसके बाद क्या बनता है NaCl। NaCl नमक का सूत्र होता है, याद रखिएगा, नमक का सूत्र क्या होता है NaCl। तो समझ में आ गया होगा। इस तरह से अभिक्रिया क्या बोला जाता है, अपक्षेपण अभिक्रिया। तो अब इसके बाद थोड़ा सा और एक दो पॉइंट है पढ़ने का, उसको पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए वो क्वेश्चन आता है कि जब दीवार को हम चूना से पुताई कर देते हैं तो कुछ दिनों बाद या 2 या 3 दिन के बाद उसमें सफ़ेदी और ज़्यादा आ जाता है, क्यों? ऐसा क्वेश्चन हमेशा 3 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि जब दीवार को पुताई करने के बाद 2 या 3 दिन के बाद देखिएगा कि उसमें चमक ज़्यादा आ जाता है, क्यों? तो अब देखते हैं उसका आंसर। देखिए क्वेश्चन आता है दीवार के पुताई के बाद 2 या 3 दिन के बाद दीवार में चमक या सफ़ेदी ज़्यादा आ जाती है, क्यों? तो इसका आंसर क्या होता है, क्योंकि देखिए जो बाजार से जो हम लोग चूना लाते हैं कली चूना होता है, जो हम बाजार से चूना खरीद के लाते हैं वो होता है कली चूना। उसका सूत्र होता है, कली चूना का सूत्र होता है CaO, चूना पत्थर जिसको बोलते हैं CaO, कली चूना। जब उसको हम पानी में डाल देते हैं तो बुझा हुआ चूना हो जाता है। डालने के पहले कली चूना, जिसको चूना पत्थर बोलते हैं, और डालने के बाद क्या होता है बुझा हुआ चूना उसमें पानी मिल गया तो हाइड्रा हो जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका होता है रासायनिक नाम। तो बुझा हुआ चूना CaOH हो जाता है। देखिए तो डालने के बाद क्या होता है बुझा हुआ चूना, और डालने के पहले खाली कली चूना। तो इसको याद रखिएगा। तो क्यों कह रहा है कि जब बुझा हुआ चूना को दीवार से पुताई करते थे, लाते हैं तो कली चूना, लेकिन जब उसको पानी में डालते हैं तभी ना पुताई करते हैं। तो जब बुझा हुआ चूना से दीवार की पुताई करते हैं तो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, तो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से धीमी गति से अभिक्रिया करता है। और जब धीमी गति से अभिक्रिया करने में 2-3 दिन लग जाता है, तो जब अभिक्रिया करता है तो उसके फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट का पतली एकदम दूधिया कलर का पतली एवं दूधिया रंग का एक पतली परत बना लेता है, तो इसलिए दीवार चमकने लगता है। उसके बाद संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3, उसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। चूना पत्थर का CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। बुझा हुआ चूना का CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को इसके पहले वाला वीडियो नहीं पता होगा, संयोजन क्या है, वियोजन क्या है, उपचयन क्या है, अपचयन क्या है, तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, मैं इसके पीछे जितना भी है सब वीडियो डाल दिया हूँ। तो अब ख़त्म हो गया है, एक्सरसाइज खत्म हो गया। 1-2 क्वेश्चन और किसी तरह से बचा हुआ होगा तो हम फिर नेक्स्ट कभी देख के कर देंगे। तो अब आगे चलेंगे। तो इसके बाद जो चैप्टर है वो है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो अब इसके बाद हम अम्ल, क्षार एवं लवण की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए इतना दिन हम सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। अब कल से 10th क्लास का केसी सिन्हा का मैथ भी स्टार्ट हो जाएगी। तो कल से आप केसी सिन्हा का मैथ भी पढ़ेंगे और चैप्टर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण भी पढ़ेंगे। देखिए एक और कमेंट आया था कि आप प्योर हिंदी लिखाते हैं, इसमें थोड़ा सा भी इंग्लिश का उपयोग नहीं करते हैं। तो देखिए अभी तो चैप्टर खत्म हो गया है, अब नेक्स्ट में कुछ इंग्लिश का भी प्रयोग करेंगे। और हमको लगा कि बिहार के हैं तो काहेला उतना दिमाग में डोज दें, इसलिए सिर्फ हम हिंदी बता रहे थे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि नहीं करिएगा तो फिर नोटिफिकेशन कैसे आएगा, नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो केसी सिन्हा का मैथ कैसे पढ़िएगा। तो इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और कोई दिक्कत हो तो कमेंट। धन्यवाद।